जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये BSSC इंटर स्तरीय का रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 14 है। आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अभी साइंस का भी एक टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जो कि चैप्टर वाइज है। इसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो कि मात्रक एवं बीमा से संबंधित चैप्टर है। आपको बता दूं कि उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं और मॉडल सेट के भी क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम्स के आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसको देखते हुए मैंने ये सेट प्रैक्टिस लाया है ताकि आप चारों तरफ से प्रिपेयर रहें। इससे क्या होगा कि आप जो है साइंस के साथ साथ मतलब जो है आपका टेस्ट सीरीज का तो प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा ही रहे हैं और आपका साइंस भी प्रिपरेशन होते रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेटेड रहेंगे। इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि BSSC इंटर स्तरीय का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 खान सर का बुक और BSSC का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ था सारे के सारे कराए जा चुके हैं। सारे वीडियो को आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साइमन वापस जाओ। अच्छा, इसका विरोध क्यों किया गया था? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, स से साइमन, स से 27। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे जो कि सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे। यही वजह था कि इसका विरोध किया जा रहा था। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। साथ ही साथ इसको जो है ये साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के भी नाम से जाना गया। गठन तो 1927 में हुआ लेकिन ये भारत कब आया था? तो भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। बात बता दें आपको कि 1 दिसंबर 1927, नोट करिएगा, 1 दिसंबर नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, तो दिसंबर 1927 में जो है दोस्तों मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता जो थे वो किसने किया था? तो नोट करिएगा, M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ जो है लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे और बाद में इनका निधन भी हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। हाँ, एक चीज का और ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित पॉइंट मैं बता दूं कि साइमन कमीशन का विरोध न करने वाले सिर्फ 2 दल था। विरोध न करने वाले 2 दल कौन कौन सा था? तो एक तो था जस्टिस पार्टी, नोट करिए, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी मिलेगा नहीं। एक तो जो था वो जस्टिस पार्टी था और दूसरा जो था दोस्तों वो यूनियनिस्ट पार्टी था। यूनियनिस्ट, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी था। ये दोनों ऐसे पार्टी थे जो कि साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने नहीं किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जियोर्जिया मिलोनी किस देश की प्रधानमंत्री रहे हैं? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, ये इटली के प्रधानमंत्री अभी हुए हैं। ये जॉर्जिया मिलोनी जो है इटली की पहली महिला PM चुनी गई है। ध्यान में रखिएगा, इटली की अगर हम बात कर ले तो इटली का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो आधिकारिक मुद्रा है यूरो, राजधानी और रोम है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एक और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जान लीजिए जो कि इटली के लिए नज़र से बहुत ही फायदेमंद है। नवंबर 2023 में, कब? नवंबर 2023 में 47 साल के बाद डेविस कप जो है 2023 जो है वो इटली ने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला महोत्सव कौन सा है? तो तोरग्या महोत्सव, नोट करिए, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। वहीं सिक्किम में भूमचू महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? भूमचू महोत्सव मनाया जाता है। और वहीं असम की हम बात कर ले तो असम में जो है वो गज महोत्सव मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप से में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? आंसर लगाइएगा 4 का ऑप्शन नंबर 4, मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले। अगर मालदीव से संबंधित आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा कि भारत का जो मिनिकॉय द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री चैनल को जो है वो अलग करती है। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि मालदीव को जो है ब्रिटेन से आज़ादी कब मिली थी? तो मालदीव को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी 1965 ईस्वी में, जबकि
1968 ईस्वी में जो है दोस्तों यह गणतंत्र घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, जिसको आप स्वर्णिम या स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो 5 का आंसर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 म्यांमार को कहा जाता है। अच्छा, न्यूजीलैंड को किस नाम से जानते हैं? तो कीवी का देश कहते हैं। वहीं पर चाइना को, तो चाइना को हम ड्रैगन का देश भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, प्यासी भूमि का देश तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अच्छा, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है? एकदम बहुत कम, स्लो में इसका वृद्धि होना। तो सबसे पहले तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कई बार मैंने सेट में बता दिया है और आप पढ़े भी होंगे, एक था महाविभाजन का वर्ष, जिसको आप विभाजक वर्ष भी कहते हैं। वो कौन सा समय था? तो 1921 का। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है जनसंख्या बढ़ने के बजाय ऋणात्मक स्थिति में चली गई थी, यानी कितना हो गया था? तो -0.31%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर 4। 1921 से 51 का जो वर्ष रहा था वो स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। इसका मतलब क्या होता है? GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका उपयोग जो है किसी भी बुरे इनपुट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, GIGO जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह जो है इसका सिद्धांत ही है, गलत डालिए तो गलत निकलेगा, सही डालिए तो सही निकलेगा, अच्छा डालिएगा तो अच्छा निकलेगा। मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर की बात आई है तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है 2 दिसंबर को, नोट करिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अच्छा, कब इस सम्मान का स्थापना कब किया गया था? तो 1984 ईस्वी में इस सम्मान जो है पुरस्कार का स्थापित किया गया था। यह सम्मान जो है सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। वहीं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार के नाम जो कि एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है वो कौन सा है? तो आंसर लगाइएगा 1954 में जिसकी शुरुआत हुई थी वो कौन था? भारत रत्न। सबसे पहले किसे मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन गर्ल की जब बात आती है तो आंसर लगाइएगा PT ऊषा। अच्छा, PT ऊषा का पूरा नाम क्या है? तो पिलवा लाकंडी टेका परवेल। क्या है? पिलवा लाकंडी, नोट करिएगा। टेका परवेल या टीका परवेल भी मिलेगा, परवेल, ठीक है। परवेली या परवेल कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये इनका गोल्डन गर्ल नाम है। वहीं पे कर्णम मल्लेश्वरी का नाम क्या है? तो द आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है इनको। द आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। वहीं पर सुनील गावस्कर को क्या कहा जाता है? तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। वहीं सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या कहता है, 13 कहता है कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चारों के चारों है ना कुछ पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया है। तो जरा हम पढ़ ले। सबसे पहले प्लास्टिक बैग का चर्चा आया है तो न्यूजीलैंड जो है उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया। वहीं पर स्विट्जरलैंड की बात कर ले तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, वो है स्विट्जरलैंड। वहीं पर हम नॉर्वे की बात कर ले तो नॉर्वे जो है वो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और नीदरलैंड की बात कर ले तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला ये पहला देश बन गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर लगाइएगा अंकुर धामा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024
24 किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरोपीय संघ के द्वारा ये जारी की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 निकल करके आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है कि 31 नंबर प्रश्न कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था किसको? मोहम्मद गौरी को। अच्छा, प्रथम युद्ध हुआ कब था तराइन का? तो 1191 ईस्वी में। वहीं पर 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में यानी द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और युद्ध है 1215 ईस्वी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि इल्तुतमिश ने तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? तो इल्तुतमिश के बीच में और एलजौद के बीच में, जिसमें जो है इल्तुतमिश ने एलदौज को हरा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ध्यान में रखेंगे, तराइन का 3 युद्ध मैंने बता दिया, एक 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो कि अभी इस बार WPL शुरू हुआ, इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर लगाइएगा यासिका भाटिया को। वहीं पर सबसे पहले जो है ये कौन सी टीम विजेता बनी थी? तो इस बार जो सबसे पहले टीम जो विजेता बनी थी वो मुंबई इंडियंस जो है वो विजेता बनी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, किसको हरा करके? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके ये विजेता बनी थी। सबसे ज़्यादा रन बना करके महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप किसने हासिल किया था? तो वो मेग लैनिंग ने जो है ऑरेंज कप हासिल किया था। ध्यान में रखेंगे, मैग लैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे की बात करें तो आप आंसर लगाइए डॉक्टर विद्या चंद्र राय। अच्छा, डॉक्टर्स डे मनाया कब जाता है? तो 1 जुलाई को जो है दोस्तों डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। अच्छा, ये तो डॉक्टर्स डे हो गया। नर्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस जो है दोस्तों 12 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबंधित किया गया है? ड्यूस के उपनाम से, तो 34 का आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मुसोलिनी का जो उपनाम था वो ड्यूस था। अच्छा, हिटलर का उपनाम क्या था? तो हिटलर का उपनाम था फ्यूरर माने या फूडर कह सकते हैं। जबकि बिस्मार्क का ने क्या नाम था? तो इन्हें लॉ चांसलर या फिर आयरन मैन कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर, जिसको इंडिया का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है। भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। वहीं पर नेपोलियन का उपनाम क्या था? तो नेपोलियन का उपनाम था द लिटिल कॉर्पोरल। ठीक है, द लिटिल कॉर्पोरल। ठीक है, कॉर्पोरल। ठीक है, द लिटिल कॉर्पोरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर क्या कहता है? कहता है कि होमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो होमिस गोम्पा नामक मठ जो है दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो था नोट करिए, सेंगेंग नामंग्याल ने। इसका नामंग्याल इसके जो है निर्माण करता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि मातान चेरी पैलेस कहाँ स्थित है? आंसर लगाइएगा केरला में। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, कुछ पैलेस का नाम है तो कुछ मुझे ध्यान में आ रहा है, जहाँ तक कि मैं आपको बता दूं और आपके लिए बेहद फायदेमंद भी हो जाएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? ये तो मातान चेरी पैलेस केरला में मिल गया। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो USA में, नोट करिए। वहीं पर क्रेमलिन फोर्ट कहाँ है? तो क्रेमलिन फोर्ट है मास्को में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात कर ले क्रूज नेशनल पार्क कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो ये पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, जिसके एक भी उपग्रह नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ISCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर लगाइएगा 38 का ऑप्शन नंबर 2, बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है किन पर? तो ऋणी पर। अच्छा, मुद्रास्फीति की बात आई है तो थोड़ा सा इसका हम ऑपरेशन कर ले। मुद्रास्फीति होता क्या है? जरा ध्यान से सुनिए। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इसी वृद्धि को दर को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारणों से होती है। एक तो कि मांग जनित कारक
और दूसरा लागत जनित कारक। वहीं भारत जो है अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूची के आधार पर करता है। वो कौन कौन? एक तो थोक मूल्य सूची के आधार पर, और दूसरा जो है उपभोक्ता मूल्य सूची के आधार पर भारत जो है अपना क्या मुद्रास्फीति की गणना करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है वास्तविक आय बट्टा जनसंख्या इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो 40 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के ये बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों के सभापतित्व किया गया था? ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मात्र एक कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। वो कहाँ अध्यक्षता हुआ था ये अधिवेशन? तो बेलगांव में इसकी इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, ये इसी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, अच्छा एक दो इंटरेस्ट फैक्ट और आप जान लीजिए। ठीक है, सर सैयद अहमद, नोट करिएगा, सर सैयद अहमद। क्वालिटी की बात यह है कि सर सैयद अहमद जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे, वहीं पर यानी कभी भी जुड़े हुए नहीं रहे। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक की बात कर ले तो बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी कभी भी किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो 42 का सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद की बात कर ले तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में, जबकि 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी में दिल्ली कांग्रेस विशेष की जो है अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इसमें एक आनंद मोहन बोस का भी आपके दिमाग में खटक रहा होगा। तो आनंद मोहन बोस जो है वो 1898 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल की स्थापना की थी? तो भारतीय पूछ रहा है तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 28 अप्रैल, नोट करिए, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को जो है महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने जो है होम रूल की स्थापना की। वहीं पर एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 ईस्वी को अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, नागपुर में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघनन वन लाभदायक हैं तो किसके लिए? तो ये इमारती लकड़ियों के लिए जो है दोस्तों लाभदायक ही। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। 61 नंबर प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी लिखा हुआ है। ठीक है, वी द पीपुल कहाँ से लिए गए हैं, यानी कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो 61 का आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, ये अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से इसे ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में करंट अफेयर का प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत यानी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है? तो 62 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, 142 के अनुसार। अच्छा, विवाह की बात आई है तो जरा एक बात बताएंगे, हिंदू विवाह अधिनियम कब लाया गया था या कब पारित किया गया था? तो हिंदू विवाह जो अधिनियम था दोस्तों वो 1955 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। 1955, अगर इससे ध्यान में नहीं आएगा तो आप SBI का राष्ट्रीयकरण पर चले जाइएगा, उसका भी जो है राष्ट्रीयकरण 1955 में ही हुआ था और इधर हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955 में ही पारित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि लोकतंत्र के उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें हो क्या हो? तो व्यक्तिगत सत्ता का अभाव हो, बिल्कुल सही है। संवैधानिक सरकार हो, ये भी सही है। विधि का शासन हो, सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो चिन मिन का जो है शाब्दिक अर्थ है दोस्तों पथ प्रदर्शक। आपको बता दें कि
हो चिन मिन का जो जन्म हुआ था वो 1890 ईस्वी में हुआ था। ये वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद हो चिन मिन ने सन 1945 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की एवं इन्होंने इनकी अध्यक्षता की भी की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो बर्मा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरोपीय का है क्या? यूरो। मैंने बताया था कि 5 ही ऐसी कंट्री हैं जिनको अपना आधिकारिक चिन्ह भी मिला हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। तो प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो 67 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो वित्त आयोग का गठन करता है। 68 नंबर प्रश्न, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो 68 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? 69 नंबर प्रश्न है कि भारत के आर्थिक विकास की योजना यानी ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रिय नाम क्या है? तो एक बॉम्बे प्लान बिल्कुल सही और टाटा बिरला प्लान दोनों के दोनों सही है। अच्छा, भारत के आर्थिक विकास की योजना जो है वो कब प्रकाशित किया गया था? तो इस योजना को प्रकाशित किया गया था 1944 से 1945 ईस्वी के बीच में। अच्छा, बॉम्बे प्लान अथवा जो है टाटा बिरला प्लान में टोटल उद्योगपतियों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 8 उद्योगपति इसमें शामिल थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण एवं वर्गीकरण से संबंधित है? तो आप स्टडी करेंगे यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आप कह सकते हैं। तो किसके अंदर? तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, मेटीरियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? तो मौसम का हम हाल जानते हैं। वहीं पे एथोलॉजी के और एक्रोलॉजी आप देख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? तो 71 का आंसर लगाइएगा। लोक प्रहरी के जो है दोस्तों अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच दोनों को हटाया जा सकता है। चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? तो मैं आपको बता दूं कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में, जिसको आप LIC भी कहते हैं। ठीक है। SBI का राष्ट्रीयकरण अभी मैंने बताया 1955 ईस्वी में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हुआ था 1954 ईस्वी में। नोट करिएगा 1954 ईस्वी में। और अंत में बचता है पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये पहली पंचवर्षीय योजना हुआ है और आपसे पहली घटित पूछा है, तो ऐसे तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन तो इसका आपसे सही है, 1949 में ये आया था। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर क्या कहता है? कहता है कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर लगाइएगा 73 का ऑप्शन नंबर 2 उदंग मंडलम में। प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत की किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? 74 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड मेयो ने। 1872 में जो है वो लॉर्ड मेयो ने पहली बार सांख्यिकी सर्वेक्षण जो है यानी जनगणना करवाई थी, ये है। ठीक है। वहीं पर जो दार्शनिक जनगणना कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के टाइम में, ये भी ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड मेयो की बात कर ले तो लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में, कहाँ? राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की तथा 1872 ईस्वी में है कृषि विभाग की भी स्थापना इन्होंने करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो परतदार चट्टान की उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यानी आपको मैच कराने वाला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जरा पढ़ लें कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी चलाया था, सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश के संपादक है, बिल्कुल सही है। मोतीलाल घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका, तो मोतीलाल घोष जो है यानी मोतीलाल नेहरू भी आपको देखने को मिलेगा। मोतीलाल नेहरू आपके दिमाग में आएगा कि नहीं? तो शिशिर कुमार घोष होना चाहिए।
तो मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष दोनों मिलकर के इसको चलाया था, तो करेक्ट आंसर है। और ये एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये गलत है, बल्कि जिसके जगह पर क्या होना चाहिए, इनके जगह पर एनी बेसेंट नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न देखिए। फिर आपको मैच कराने का प्रश्न दे दिया है, यानी एक तरफ आपको बांध दे दिया है, दूसरी तरफ नदी है। तो तिलैया बांध कहाँ है, तो तिलैया बांध जो है दोस्तों बराकर नदी पर है, यानी एक का ऑप्शन नंबर 3 दिख गया। पंचित बांध कहाँ है, तो एक दामोदर नदी पर। वहीं राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर, और माता टीला बांध है बेतवा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की यह एक गर्म धारा है, तो कौन है, ऑप्शन लगाइए। ऑप्शन नंबर 4 गल्फ स्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, तो हीरा क्या है, H.J. कानिया आपको कहीं मिलेगा, तो हीरालाल जे कानिया आपको आंसर सही मिल जाएगा। ये तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे कौन थे, तो दूसरे क्रम की अगर बात कर ले तो दूसरे क्रम थे एम पतंजलि। कौन, एम पतंजलि, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये दूसरे क्रम के, ये पहले क्रम के थे, ध्यान में रखिएगा। और वहीं पर जो है ये मेहर चंद महाजन जो थे वो तीसरे क्रम के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर प्रश्न है कि फॉरबिडन सिटी जो है के उपनाम से जाना जाता है किसे, तो ये लहासा को, यानी तिब्बत में जो कि स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड का जल में घुलना, यानी H2SO4 का जल में घुलना। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, कहता है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड लगता है तो शक्ति क्या हो जाएगा, तो P = फॉर्मूला क्या होता है, W/T। अब यहाँ पर 2500 दिया हुआ है, 5 से डिवाइड कराइए, आपको फिर 1000 से मल्टीप्लाई कराइए, आपको निकल करके आ जाएगा 0.5 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, तो ट्री फ्रॉग के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन लगाइए। ऑप्शन नंबर 1 हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हम उड़न लोमड़ी के नाम से किसे जानते हैं, जिसको फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। तो उड़न लोमड़ी जो है, उड़न लोमड़ी, ठीक है, ये उड़न लोमड़ी जो है दोस्तों चमगादड़ को कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जबकि उड़ने वाले छिपकली को हम किस नाम से जानते हैं, तो उड़ने वाले छिपकली को हम ड्रैको के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, तो मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में हमको क्या चाहिए, अवतल लेंस, जबकि हाइपर मायोपिया जिसको हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं उसके लिए हमको उत्तल लेंस चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न है कि सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है, तो 100 का आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर 3 ऑस्टेड जो है वो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही आंसर लगाइए। सेटिंग के दर को मंदित करना। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो ये माइक्रोवेव जो है दोस्तों ये तापन पर यानी हीट के द्वारा ये नहीं होता है। वहीं पे इलेक्ट्रिक हीटर बिल्कुल हीट होता है तो ये उष्मा देगा। इलेक्ट्रिक आयरन हीट होगा तभी ये जो है काम करेगा यानी उष्मा देगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का भी वही सीन है यानी माइक्रोवेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं, वो हम क्या कहते हैं, तो आंसर लगाइएगा 103 का ऑप्शन नंबर 3 निडेरिया। निडेरिया को ही हम सिलेंट्रेट कहते हैं, नोट करिएगा क्या कहते हैं, निडेरिया को ही हम सिलेंट्रेट कहते हैं। इस शब्द इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी सिलेंट्रेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 1847 ईस्वी में लुकाट ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। किसने, लुकाट ने। इसमें जो है निडेरिया में सिर भी नहीं होते हैं और गुर्दा भी नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न 122 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो ऑक्सीजन मतलब O2 और 8 दूना की 16 यानी कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, आंसर लगाइएगा 123 का ऑप्शन नंबर 2 फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124, कहता है कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, जरा पढ़ ले।
तो सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, बिल्कुल सही। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, सही है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, गलत है। हृदय में 3 नहीं बल्कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं, तो सही आंसर मिल गया 3 नंबर। प्रश्न है कि ऑक्टेवस कैन्योलेंस के नियम के अनुसार डैश जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों में से बहुत दूर रखा गया है, तो आंसर लगाइएगा 124 का ऑप्शन नंबर 2 क्या, लोहा यानी Fe। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ई जो है विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो ध्यान में रखेंगे सबसे पहले तो हेपेटाइटिस जो है 6 प्रकार के होते हैं, ABCDEFG, ठीक है। इसका जो प्रमुख रोग होता है, इसका तो आंसर पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर इसका 2 यानी जल के द्वारा होगा, ठीक है। इसका जो प्रमुख लक्षण क्या है कि रक्त में पित्त की मात्रा को बढ़ जाती है, यानी पित्त की मात्रा बढ़ जाती है इसमें, और भूख भी नहीं लगती है। अच्छा, इसके इलाज के लिए किस प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका इंजेक्शन का नाम क्या है, तो इंजेक्शन का नाम नोट कर लीजिए, तो गामा ग्लोब्यूलिन, नोट लिख देते हैं हम, गामा ग्लोब्यूलिन, इसी इंजेक्शन का यूज करके हम क्या, हेपेटाइटिस को दूर करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, उस उपकरण का नाम है स्टीरियोस्कोप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, तो हीरा। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र या फिगर दे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, तो आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर 3 T1 पर। अगला प्रश्न देखिए 130 नंबर क्या कहता है कि मेंडल ने, ग्रेगरी मेंडल की बात कर रहा है, मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, तो इन्होंने फूलों की स्थिति का जो है स्टडी इसका नहीं किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालनों की हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी को चुरा लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। और आगे देखेंगे 132 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बल का इकाई क्या है, तो बल का इकाई लगाएंगे 132 का ऑप्शन नंबर 2 kg पर मीटर स्क्वायर। 133 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, 133 नंबर, हाँ, कहता है कि फर्ण संबंधित है किससे, तो फर्ण संबंधित है किससे, टेरिडोफाइट से। और 134 नंबर, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, आंसर लगाइएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा। वहीं पर वॉन न्यूमैन जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के जनक इन्हें माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, क्या कहता है कि डैश किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है, तो प्रकाश का यानी वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। जब तक हम आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है तब तक सेट और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।